हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि परवलय का अर्धनाभिलंब किसी भी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में कुछ चीजें हम लोग बताने वाले हैं जो प्रश्न को सरल करने में आसान बना देगी। पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं, देखिए मान लो कि इस तरह से कोई परवलय है जो कि वाई स्क्वायर बराबर में 4ax के रूप का है, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax के रूप का है। ठीक है, इसमें कोई नाभीय जीवा इस तरह से गुजर रही है। ये बिंदु को P नाम दे देता हूँ, ये बिंदु को Q नाम दे देता हूँ, ये बिंदु जो नाभि है इसको F नाम दे देता हूँ। अब देखो हम लोग जानते हैं कि नाभि के निर्देशांक जो होते हैं वो तो a,0 से निरूपित किया जाता है। अब P का जो प्राचलिक रूप होता है परवलय का, इसमें बिंदु ले लेते हैं a t1 का वर्ग और 2a t1, और दूसरा ये क्यों बिंदु ले लेते हैं a t2 का वर्ग और 2a t2। हम लोग जानते हैं कि जब भी ये रेखा नाभि से गुजरती है तब इनके निर्देशांकों के बीच में या प्राचलों के बीच में ये संबंध होता है कि t1 गुणा में t2 बराबर हो जाता है -1 के। ठीक है, इस तरह से हम लोग निरूपित करते हैं। अब देखो जैसे मैं t1 को t से निरूपित कर दूं तो t2 किससे निरूपित होगा, -1/t से निरूपित होगा। तो यहां से देखो P के निर्देशांक तो किसके बराबर आ जाएंगे, P के निर्देशांक आ जाएंगे a t का वर्ग 2at, इस तरह से निरूपित होगा। और Q के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे a बटा में t का वर्ग माइनस में 2a बटा में t। इस तरह से Q के निर्देशांक निरूपित होने वाले हैं प्राचलों के रूप में। अब देखो दूसरा हम लोग बता देते हैं यहाँ पे क्या, कि जैसे इसी तरह दूसरा परवलय हम लोग बना लेते हैं और इस तरीके से हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु परवलय पर लिया जाए तो उस परवलय उस बिंदु की नाभि से और नियता से दूरी हमेशा बराबर होती है। मतलब कि मैं यहाँ पे इस तरह से ही बोल देता हूँ, देखो वाई स्क्वायर बराबर में 4ax, ये परवलय मैंने ले लिया। ये F बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं a0। ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक प्राचलिक रूप में मैंने लिख लिए at स्क्वायर 2at। ठीक है, अब ये नियता है, इसका समीकरण होता है x बराबर में माइनस का a, या इसको लिख सकते हैं x प्लस a बराबर में 0। अब हमने कहा कि इस बिंदु की नाभि से दूरी निकाल लो चाहे इस रेखा से नियता से दूरी निकाल लो, हमेशा बराबर होती है। तो किसी भी रेखा से बिंदु की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, ये बिंदु जहां एक्स वाई है वहां पे ये बिंदु संतुष्ट करवाएंगे। तो संतुष्ट करवाए तो at स्क्वायर प्लस a, और नीचे अपने पास x और y के गुणांकों का वर्ग करके योग करके उसका वर्गमूल लेंगे और भाग दे देंगे। तो देखो x का गुणांक 1, 1 का वर्ग प्लस y का गुणांक 0, 0 का वर्ग 0, और इसका वर्गमूल करेंगे, इस पूरे का मापांक ले लेंगे। मतलब कि ये जो pm है ये pf के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के ये पूरा मान at स्क्वायर प्लस a के बराबर होने वाला है। मतलब कि इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी भी बिंदु की नाभि से दूरी निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि उस बिंदु का x निर्देशांक उठाते हैं और उसमें a जोड़ देते हैं, वही उसकी दूरी हो जाती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखो जो सवाल में पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो सवाल में जो पूछ रहा है उसका चित्र बना लेते हैं। ये हम x निर्देशांक y निर्देशांक बना लेते हैं, ये x निर्देशांक बना लेते हैं। इसमें हम लोग देखो जो मानक परवलय है उसी की बात करते हैं। ये अपने पास मानक परवलय है, वाई स्क्वायर बराबर में 4ax इसका समीकरण होता है। इससे हमें एक नाभीय जीवा खींचनी है, तो ये नाभीय जीवा खींच दी, इसका P निर्देशांक बोल दिया, इसका Q बिंदु बोल दिया। इसके निर्देशांक जैसा कि मैंने पहले ही बताया था at स्क्वायर 2at ले लेते हैं और Q के निर्देशांक ले लेते हैं a बटा में t का वर्ग और माइनस में 2a बटा में t, इस तरह से ले लिया। अब ये जो f से जा रहा है मतलब इसके निर्देशांक हो जाएंगे a0। अब सवाल में जैसा कि दे रखा है कि जो अर्धनाभिलंब है उसकी लंबाई, तो हम लोग जानते हैं कि जो नाभिलंब होता है वो इस बिंदु से तो गुजरता है, लेकिन ये जो अक्ष होती है उसके बिल्कुल लंबवत होता है। और नाभिलंब की लंबाई यहाँ पे इसको मैं r बोल देता हूँ, इसको मैं s बोल देता हूँ। तो rs जो है अपने पास नाभिलंब है, नाभिलंब, और इसकी लंबाई जो होती है वो 4a के बराबर होती है, कोई सा भी परवलय लिया जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि सवाल में दे रखा है, मतलब अर्धनाभिलंब की लंबाई 2a होती है और ये बराबर होता है हरात्मक माध्य के। ठीक है, जो अपने पास PQ। आगे पढ़ लेते हैं नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्यमान। तो खंड कौन कौन से हो गए नाभीय जीवा के, अपने पास नाभीय जीवा के खंड, ये तो अपने पास हो गया अर्धनाभिलंब की लंबाई, अर्धनाभिलंब की लंबाई। अब नाभिलंब जीव जो नाभीय जीवा है उसके खंड अपने पास हो गए
खंड जिसको बोल सकते हैं हम लोग PF और QF, ये दो खंड हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर तीन तीन बिंदु या फिर तीन संख्याएं जो बोल सकता हूं, माना A, B व C हरात्मक श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो B A व C का हरात्मक माध्य कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है। और अगर ये हरात्मक माध्य है तो इसको A व C के रूप में लिखा जा सकता है। ये बराबर हो जाता है B बराबर में 2AC बटा में A प्लस C, इस रूप में हमें लिखा जा सकता है ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यही मान यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले तो हम PF और QF का मान निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग 80 जैसे कोई भी नाभिकीय जीवा से नाभिकीय जीवा की दूरी निकालते हैं, तो मतलब नाभि की इस बिंदु की दूरी निकालते हैं, तो हम लोग इसमें x निर्देशांक जोड़ देते हैं a में, तो हम लोग कहेंगे PF कहां से, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है कि 80 स्क्वायर बराबर में a इस P की F से दूरी हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा PF बराबर में 80 स्क्वायर प्लस A के बराबर, और इसी तरह QF बराबर किसके हो जाएगा, A बटा में T स्क्वायर प्लस A के बराबर। तो कुल मिला के PF का मान आ गया, QF का मान आ गया। अब हमें ये बोला गया है कि PF और QF का हरात्मक माध्य क्या है, ये अर्धनाभिलंब। तो इनका हरात्मक माध्य निकाल लेते हैं। देखिए PF व QF का हरात्मक माध्य ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में PF गुणा में QF, और नीचे भाग लग जाएगा PF प्लस QF का। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो 2 गुणा में PF का मान हमने निकाल लिया 80 स्क्वायर प्लस A के बराबर, और QF का मान निकाल लिया A बटा में T स्क्वायर प्लस A के बराबर, और नीचे भाग लग जाएगा किसका 80 स्क्वायर प्लस A प्लस A बटा में T स्क्वायर प्लस A, इसका भाग लग जाएगा। अब ये हमारे पास जो है अर्धनाभिलंब की लंबाई के बराबर आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमने ये सिद्ध कर लिया जो सवाल में पूछ रहा है। तो देखो इसको आगे सरल करते हैं, तो 2 को तो बाहर ही रखेंगे, इसको आगे गुणा कर लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से a उपनिष ले लेते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं पूरे को गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर उपनिष ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, आसान बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बन जाएगा 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो टी स्क्वायर को 1 बटा टी स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 के बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे टी स्क्वायर बन जाएगा, 1 को 1 बटा टी स्क्वायर से गुणा करेंगे 1 बटा टी स्क्वायर बन जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बन जाएगा। उसके बाद देखिए इन सब में ए उपनिष्ठ आ जाएगा, तो ए उपनिष्ठ आ जाएगा तो ए बाहर ले लिया। उसके बाद में यहाँ से क्या बनेगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बटा में टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टी स्क्वायर भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 बटा टी स्क्वायर भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और 1 प्लस 1 मिला के 2 भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब मैं कहूं कि यहाँ पे ये अंदर वाला कोष्ठक वाला नीचे वाले कोष्ठक वाले से कट जाएगा, तो ऊपर 2 स्क्वायर बन गया और नीचे a बन गया, a से a कट जाएगा, कुल मिला के 2a के बराबर आ गया, जो कि बराबर किसके है, देखो हम लोग बोलेंगे PF व QF का हरात्मक माध्य। और जैसा कि ये हमने पहले ही क्या निकाला था, ये अर्धनाभिलंब के बराबर है, अर्धनाभिलंब के बराबर है। और सवाल में हमें क्या पूछा था कि इसका अर्धनाभिलंब किसी भी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। ये हमने मुख्य उदाहरण की मदद से सिद्ध करके बता दिया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।